हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर 16 में हम लोग है इस बुक की जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर। इस चैप्टर के जो पहले के दो पार्ट्स हैं यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने अबाउट दी कुछ स्पीशीज़ के बारे में, स्पेसिफिकली हम लोगों ने टाइगर के बारे में बात की है, किस तरीके से टाइगर का सेंसस होता है, उससे रिलेटेड जो एक मेजर अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज़ NTC है, उसके बारे में बात करी है। और फिर उसके बाद हमने जो है अगली स्पीशीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एलिफेंट्स, हाथियों को लेकर बात की है, किस तरीके से एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट या एनिमल आप कह सकते हैं एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, क्या उसके कारण है, किस तरीके से उससे निपटा जा सकता है, एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह के बारे में। ये सब बातें अभी तक हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इन दो स्पीशीज़ के बारे में बात की है। ठीक है, अब हम लोग जो है आज इस तीसरे पार्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यानी कि वल्चर्स के बारे में यानी कि गिद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर जो आगे के इस चैप्टर के पार्ट्स रहेंगे उसमें हम लोगों ने कुछ और स्पीशीज़ के बारे में, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसेरस है, डॉल्फिन वगैरह है, ठीक है ना, हमारा लेपर्ड है यानी कि जो स्नो लेपर्ड वगैरह है, हंगुल वगैरह है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एज़ यूजुअल फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी तरफ से वीडियो पोस्ट हो उसके नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप लोग इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है हमारी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है, अगर आप वो उसमें एनरोल करना चाहते हैं, उसके फ़ायदे ये है कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो बिना किसी ऐड के यानी कि ऐड फ्री कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से जब भी आप चाहें उसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो चैप्टर वाइज क्विजेज है वो भी आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है बहुत जल्द उस कोर्स में अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 कंजर्वेशन एफर्ट्स पार्ट 3 के साथ। देखिए, वल्चर के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है कि इंडिया में कितनी स्पीशीज हैं वल्चर की इन द वाइल्ड, वो है 9 स्पीशीज। ठीक है, 9 प्रजातियां क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से अब ये जो इनके ब्रैकेट में नाम दिए हुए हैं ये इनके बेसिकली साइंटिफिक नेम है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग अगर मतलब ध्यान रखें तो ठीक है, ऐसा सच पूरा का पूरा नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है एग्जैक्ट, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से UPSC का पैटर्न रहा है पिछले कुछ समय में, आपको 3-4 नाम दे के पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम दे दिया, मान लीजिए जिप्स इंडिकस, ठीक है, या जिप्स बेंगालेनेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। दीज आर द स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, दे आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो अब यहां से देख सकते हैं ये 9 स्पीशीज कौन कौन से हैं। दैट इज ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन, ठीक है, सिनेरियस वल्चर और बियर्डेड वल्चर या फिर लैमर गियर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्पीशीज हैं वल्चर की स्पीशीज है और इंडिया में पाई जाती है इन द वाइल्ड। ठीक, इसके बाद जो वल्चर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ यानी कि जो इनकी संख्या में कमी आई इंडिया में, वो सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड की गई, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, आप लोगों को पता है कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनकी पॉपुलेशन में कमी रिकॉर्ड की गई वो यहीं पर की गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है, दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क, या फिर आप, ठीक है, और कहां पर है, राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद The decline of Gyps genus in India has been put at 97% over a 12-year period by 2005। यानी कि जो ये जिप्स जीनस है, अब जिप्स जीनस आप देख सकते हैं जैसे कि जिप्स बेंगालेनेसिस है, जिप्स ये वाला है, ठीक है, जिप्स इंडिकस है, तो इनकी क्या हुआ, जिप्स फेल्विस है, जिप्स हिमालयनेसिस है, तो इनकी जो जीनस में कमी आई वो कितनी आई, लगभग 12 साल के पीरियड के दौरान अगर देखा गया तो 97% तक इसमें डिक्लाइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कम हुआ है। ठीक, तो
ऐसा ही डिक्लाइन जो है वो और कंट्रीज में भी हुआ है एशिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ है, और जगह भी हुआ है जैसे कि नेपाल में, पाकिस्तान में। ठीक, इंडिया में अगर हम बात करते हैं जो 3 स्पीशीज हैं, दैट इज योर व्हाइट बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड वल्चर इन द वाइल्ड हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट डिकेड। यानी कि जो पिछला दशक रहा है उस पे मतलब कमी तो सभी में आई है, खासकर जिप्स जो जीनस है उसमें भी आई है, लेकिन ये जो 3 स्पीशीज है, दैट इज योर व्हाइट बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड, इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई है। ठीक, इसके बाद जो रेड हेडेड वल्चर या फिर किंग वल्चर है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, इसको जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इजिप्शियन वल्चर्स और व्हाइट बैक्ड वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया में कम हुई है और इनको जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, हम लोगों ने पहले एक जगह पर ये चीजें बात की हुई है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोई भी स्पीशीज कब होता है, उसका क्राइटेरिया वगैरह क्या है, एंडेंजर्ड कब होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे अपने इसी वीडियो सीरीज में जो है की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस किया हुआ है, किसी ने अगर देखा है तो उसको पता होगा इन सब का क्या मतलब होता है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग पीछे जाके जो है इसी वीडियो सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वहां के थ्रू, या फिर अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो इसी कोर्स में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये जब सारी की सारी कमी हो रही थी, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो मेजर सी बात है कि अगर पॉपुलेशन में इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है तो ये चीज भी एक मतलब एक इसका कारण पता करने की कोशिश जरूर की गई होगी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब पहले क्या लगता था, इनिशियली ये माना जाता था या ये सोचा जाता था कि इनकी जो ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन हो रही है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी भी स्पीशीज को खाना नहीं मिल रहा है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है तो वो मरेगा। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि डेड लाइव स्टॉक। अब डेड लाइव स्टॉक इसका फूड क्यों है, क्यों आपको पता है, क्योंकि वल्चर क्या है, वल्चर जो है वो आपके पेड़ पौधे इस तरह की चीजें नहीं खाते। ठीक है, ना ही वो आपके लाइव एनिमल्स को खाते हैं। ये जो डेड हो जाते हैं एनिमल्स, जिनको बेसिकली हम लोग कैरकेस बोलते हैं, ठीक है ना, कैरकेस मतलब जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, तो डेड लाइव स्टॉक की कमी एक कारण मानी जा रही थी, एक मुख्य वजह मानी जा रही थी कि इनकी पॉपुलेशन में कमी हो रही होगी। या तो ये कारण हो सकता है, या फिर ये माना जा रहा था कि इनके ऊपर कोई वायरल एपिडेमिक डिजीज इनको हो रही है, उसकी वजह से ये मर रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता लगा कि जो इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही थी वो कंफर्म हुआ कि किसकी वजह से हो रही थी, वो थी एक ड्रग दैट इज डाइक्लोफेनेक। ठीक है, डाइक्लोफेनेक अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहें, जानना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके का एलिमेंट होता है, केमिकल होता है जो पेन किलर्स में पाया जाता है। ठीक है, मतलब पेन किलर्स को बनाने में यूज किया जाता है, तो वहां की वजह से, उसकी वजह से जो है इनमें प्रॉब्लम आ रही थी और इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं ये डाइक्लोफेनेक जो है इससे कैसे प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, डाइक्लोफेनेक सोडियम एज द प्रोबेबल कॉज। ठीक है, अब देखिए डाइक्लोफेनेक क्या है, इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, NSAID मतलब वही पेन किलर, आप उसको समझिए। एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टू रिड्यूस पेन इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, पेन को कम करने के लिए यानी कि पेन किलर के तौर पर इसका यूज किया जाता था। अब NSAID जो है, इनसे क्या है कि एडवर्स किडनी फेलियर होता है विच इज कॉज ड्यू टू द रिडक्शन इन सिंथेसिस ऑफ रेनल प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ठीक है, आपको भी एक चीज ये पता होगी कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो पेन किलर्स लेने के लिए मतलब मना किया जाता है। सच डॉक्टर आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करेगा कि आप पेन किलर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेन किलर उस समय पे, तो अगर मान लीजिए आपको कहीं पर दर्द है, कहीं पर चोट लगी है या कुछ भी इस तरीके की चीज है, तो पेन किलर फॉर द टाइम बीइंग तो आपका जो पेन है उसको सबसाइड कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो काफी नुकसानदायक आपकी बॉडी पर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए पेन किलर्स को लेने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, सलाह नहीं देते हैं। और मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग इसका यूज करते हैं, वैसे तो खैर आजकल मतलब ये चीज अब मार्केट में ऐसा जितनी ज्यादा नहीं प्रचलित में है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इंडिया है, यहाँ पर बैन की हुई चीजें भी आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से किसी साइड मार्केट से आपको मिल सकती है। तो प्लीज उसका थोड़ा सा जो है यूज कम करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए ही उस पर एक लॉन्ग टर्म में उस पर जो है वो बुरा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब वल्चर्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वल्चर्स विच वर अनेबल टू ब्रेक डाउन द केमिकल डाइक्लोफेनेक सफर फ्रॉम किडनी फेलियर। अब इनका किडनी फेलियर हो रहा था,
when they eat the carcass of animals which have been administered with the drug that is डाइक्लोफिनेक। अब देखिए डायरेक्टली आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस लिंक को समझिएगा कि किस तरीके से ये डाइक्लोफिनेक इन वल्चर्स की बॉडी तक पहुंच रहा था। ठीक है, डायरेक्ट इनको ये पेन किलर नहीं दिया जा रहा था। मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक है, किसी एनिमल को अगर कोई चोट लगती है या कुछ भी है, दर्द होता है, तो उसको डाइक्लोफिनेक दिया जा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि NSAID है, दैट इज और पेन किलर की तरह काम कर रहा था, तो एनिमल्स को भी दर्द होता है, ठीक है, और उनको ये पेन किलर दिया जा रहा था। अब उसके बाद जब वो एनिमल डेड हो रहा था, तो वो डेड एनिमल का जो बॉडी है, क्योंकि डाइक्लोफिनेक मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, ये एज सच पूरा का पूरा ब्रेकडाउन होके आपकी बॉडी से रिमूव नहीं होती। ठीक है ना, ये बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जो हमने चीजें पहले पढ़ी है, दैट इज इन द फूड चेन, फूड वेब में हमने टर्म्स पढ़े हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, तो वो सारी चीजें इसके साथ होती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी में रह जाती है। अब जब वो एनिमल डेड होगा, यानी कि उसका जो कैरकस होगा उसकी बॉडी में, तो वो डाइक्लोफिनेक है। अब जब उसके ऊपर वल्चर फीड करेगा, तो उसके थ्रू वो वल्चर की बॉडी में आ जाएगी, और वल्चर भी सिमिलरली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, और उस वजह से उसका जो है किडनी फेलियर होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो डाइक्लोफिनेक है वो वल्चर की बॉडी तक पहुंचता है। अब जो विसरल गाउट है, दैट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड विद इन द टिश्यूज एंड ऑन द सर्फेसेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स वाज ऑब्जर्व्ड इन 85% ऑफ डेड वल्चर्स फाउंड। जो 85% मतलब जो टोटल वल्चर्स मरे थे, जो मरे हुए पाए गए, मृत पाए गए, उनमें से जब उनको ऑब्जर्व किया गया तो 85% के शरीर में यही प्रॉब्लम पाई गई। ठीक है, डेथ जो है वो रेनल फेलियर की वजह से हो रही थी, विच इज नोन टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक फेलियर और टॉक्सिक डिजीज। ठीक है, इस वजह से इनकी जो है वल्चर में प्रॉब्लम आ रही थी। दैट इज एक प्रॉब्लम और दिखी गई, दैट इज नेक ड्रूपिंग। नेक ड्रूपिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो स्किन क्या होती है, मतलब जब यंग एज होती है तो स्किन तो टाइट रहती है। स्किन टाइट रहती है मतलब कि आपकी बोन्स के साथ स्किन बिल्कुल कह सकते हैं आप टाइट फॉर्म में रहती है। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो आपने देखा होगा कि जो स्किन है वो लूज हो जाती है, तो दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ ड्रूपिंग फीचर। तो नेक ड्रूपिंग फीचर इनके उसमें देखा गया। Vultures exhibit this behavior for protracted periods over several weeks before collapsing and falling out of trees or just prior to death. तो इनमें ये प्रॉब्लम भी देखी गई। It is only obvious behavioral indication that birds are ill, और यही इसी वजह से पता लगता है कि जो birds हैं वो बीमार हैं। Neck drooping is also reported in healthy birds under hot conditions, और कभी कभी ऐसा है कि हॉट कंडीशन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में भी जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनके केस में भी नेक ड्रूपिंग पाई जा सकती है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट फॉर्म में मैं इसी से सवाल अगर ये बनाऊं कि नेक ड्रूपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स जो बीमार हैं या जो इल बर्ड्स हैं उन्हीं में होता है, तो ऐसा नहीं है। नेक ड्रूपिंग से आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि हाँ ये बर्ड बीमार हो सकती है, पर हमेशा ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हॉट कंडीशंस अगर है, अगर गर्मी का मौसम है, वातावरण है, तो उस समय जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनमें भी नेक ड्रूपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब फिर यहां पर यह सवाल आता है कि जब हमने को ये पता लग गया कि ये जो डाइक्लोफिनेक था इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो लेकिन क्या जो हम एनिमल्स हैं, जो हमारे लाइव स्टॉक हैं, उनको जो पेन किलर के रूप में हम लोग डाइक्लोफिनेक दे रहे थे, अब डाइक्लोफिनेक बंद हो जाए तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन उनका पेन तो ऐसा सच बंद नहीं होगा। अब उनको अगर पेन होता है, डाइक्लोफिनेक नहीं दे सकते क्योंकि वल्चर्स के लिए हार्मफुल है, तो फिर हम उनको क्या दें? उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव यहां पर बताया गया है, दैट इज योर मेलॉक्सीकैम। ठीक है, मेलॉक्सीकैम एक ऑल्टरनेटिव बताया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या है। मेलॉक्सीकैम इज अ सेकेंड जनरेशन NSAID एंड रेटेड बेटर देन डाइक्लोफिनेक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स and is also approved for human use in more than 70 countries. Meloxicam is licensed as a veterinary drug in India, Europe and USA. ठीक है, तो मेलॉक्सीकैम क्या है ये आप लोगों को नाम से पता होना चाहिए कि ये एक सेकेंड जनरेशन की NSAID है, यानी कि ये भी एक तरीके से पेन किलर ही है जो उससे थोड़ा सा बेटर है। किससे बेटर है? डाइक्लोफिनेक से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, और ह्यूमन यूज के लिए भी इसको जो है अप्रूवल मिल चुका है 70 से ज्यादा देशों में, और इंडिया में इसको जो है लाइसेंस मिला हुआ है एज अ वेटनरी ड्रग, यानी कि इसको हम लोग जो है एनिमल्स में एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं। कहां पर मिला हुआ है? इंडिया, यूरोप और USA में। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये चीज देखिए
बैंड बट स्टिल इन यूज, यही मैंने बताया कि इंडिया में आपको पता है कि कोई भी चीज अगर बैन हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आपको वो मिल ही जाएगी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने मई 2006 में जो वेटनरी यूज है डाइक्लोफेनेक का उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली द बैन डिडंट रीच फार इनफ एंड ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ डाइक्लोफेनेक्स वर यूज्ड टू ट्रीट सिक कैटल। ठीक है, अब सिक कैटल को फिर क्या किया जाने लगा, जब इनका जो वेटनरी फॉर्म था वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इनका जो मतलब इस ड्रग का ह्यूमन फॉर्म था, यानी कि जो ह्यूमंस को दी जाती थी डाइक्लोफेनेक, आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे बहुत सारे, जैसे आइब्रूप्रोफेन वगैरह होती थी, वो सारी की सारी यही थी। ठीक है ना, तो वो चीज फिर क्या है, इनको दिए जाने लगी। तो वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज दैट ह्यूमन फॉर्म ऑफ डाइक्लोफेनेक इज मच चीपर देन ऑल्टरनेटिव ड्रग लाइक मेलॉक्सिकैम विच हैव बीन सेफ्टी टेस्टेड फॉर वल्चर्स। अब तो प्रॉब्लम क्या थी, या फिर बेसिकली इनको ये चीज क्यों दी जा रही थी, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव ड्रग है, जैसे मैं आपको बताया सेकंड जनरेशन एनएसएआईडी मेलॉक्सिकैम है, उसके मुकाबले जो अल्टरनेटिव ड्रग है उसके मुकाबले काफी क्या थी, चीप थी, काफी सस्ती थी, तो इसलिए इनको जो है फिर ये ह्यूमन फॉर्म दिया जा रहा था। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही थी, क्योंकि वो तो वही चीज है, डाइक्लोफेनेक तो है ही, तो फिर से जाके आगे वल्चर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। ठीक, अब हम एक बात को ये समझेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि वल्चर्स के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब ऐसा जो डाइक्लोफेनेक वगैरह बैन वगैरह करी, वो मेजर कारण वही था, क्योंकि उससे जो मेन लाइव स्टॉक जिसको हम लोग ये दे रहे थे वो एज सच उससे नहीं मर रहे थे, वो अपनी या तो लाइफ पूरी करके मर रहे थे या फिर उनको कोई और बीमारी वगैरह थी उसकी वजह से मर रहे थे, डाइक्लोफेनेक की वजह से वो नहीं मर रहे थे। ठीक है, एज सच ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पर वल्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वल्चर्स नहीं मरने चाहिए। अब हमें यह समझना होगा कि वल्चर्स के ऊपर हम इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, वल्चर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर्स इन इंडिया, स्कैवेंजिंग ऑन एनिमल कैरकेस ऑफ एनिमल्स एंड देयरबाय हेल्पिंग कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अब देखिए, अगर जो एनिमल के कैरकेसेस हैं अगर उसके ऊपर फीड नहीं किया जाएगा, मान लीजिए कोई एनिमल है, अगर आप वाइल्ड एरिया की बात कर ले, किसी जंगल की बात कर ले, मान लीजिए वहां पर कोई एनिमल डेथ करता है, मरता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल डेथ है या किसी बीमारी की वजह से है। अब अगर वो एनिमल वहां पर मरा, ठीक है, अब आदमी मरता है तो उसका तो आपको पता है कि क्रिमेशन होता है, बरियल होता है, ठीक है, लेकिन एज सच वाइल्ड एनिमल्स का एज सच नहीं होता, मतलब इसको समझिएगा, इसको एज सच नहीं होता। अब घर का आपका अगर पालतू जानवर कोई मरा है तो उसका तो आप फिर वो बरियल वगैरह करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर वाइल्ड लाइफ में या आप कहेंगे जिस जंगल में ऐसा हो रहा है तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। अब वो एनिमल अगर वहां पर मरा तो उसको फिर वहां से कैसे हटाया जाएगा, वो वहां से रिमूव कैसे होगा, उसके रिमूवल बेसिकली ये वल्चर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वल्चर्स इसके ऊपर फीड करते हैं और धीमे धीमे क्या होता है कि वो जो उसका फ्लैश पार्ट वगैरह है वो सब ये खा लेते हैं और फिर जो बोन्स वगैरह है वो सारी की सारी अपने आप धीमे धीमे क्या हो जाती है, रॉटन हो जाती है, तो फिर वो एनिमल जो है उसका नामो निशान वहां से मिट जाता है। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए वल्चर्स नहीं होंगे तो फिर ये एनिमल कैरकेसेस के ऊपर फीड कौन करेगा, और अगर वो फीड नहीं कर पाएगा तो उससे फिर क्या है कि एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, क्योंकि अगर डेड एनिमल पड़ा है तो धीमे धीमे फिर वो क्या होगा, वो रॉटन होगा, सड़ेगा, तो उससे फिर और तरीके की वहां पर सारा का सारा पॉल्यूशन फैलेगा, एयर पॉल्यूशन, और उससे और भी आसपास के जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहां का प्लांटेशन वगैरह है, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पता है जो पारसी कम्युनिटी होती है, पारसी कम्युनिटी में क्या है कि जो डेड हो जाते हैं, जो भी पर्सन है जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो डेड बॉडीज है, उनमें और रिलीजन्स की तरह, जैसे कि आपको पता है कि और रिलीजन्स में बरियल्स, मतलब तो डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का क्या तरीका है, या तो बरियल्स होती है यानी कि आप उसको दफना देते हैं, या फिर क्रिमेशन होता है, जला देते हैं, ठीक है, लेकिन जो पारसी कम्युनिटी है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि डेड बॉडीज को बेसिकली जो है वल्चर्स को खिलाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, अगर आप लोग चाहें तो इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पर मतलब इट कैन बी अ बिट, जिसको कहते हैं ना कि शॉकिंग हो सकता है, अगर आप लोग उस चीज को नहीं अगर डाइजेस्ट कर पाए तो प्लीज मत देखिएगा। मैं तो एक जनरल आपको बता रहा हूं, अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो देख सकते हैं, अगर कमजोर आपका दिल है, अगर आप इन चीजों को देखने में आपको डर लगता है या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अनईजी फील करते हैं, तो प्लीज मेरा पहले ही कॉशन है कि आप वीडियो सर्च मत कीजिएगा। बट मैं तो एक ऐसा बता रहा हूं कि अगर आपको एक जानकारी चाहिए कि क्या होता है पूरे दुनिया में चीजों को लेकर, क्या क्या चीजें हैं, तो आप हर चीज जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग आउट देयर। ठीक है, तो पारसी कम्युनिटी में क्या होता है कि डेड बॉडीज का डिस्पोजल कैसे होता है, वल्चर्स को खिलाया जाता है। ठीक है, एक जगह होती है
वहाँ पर उनको डेड बॉडीज लाई जाती है, फिर वहाँ पर पर्सन्स होते हैं, वो उनके हाथ पैर काटते हैं, उनकी स्किन छीलते हैं, फिर वो उनको वल्चर्स को देते हैं। तो वल्चर्स उनको अगर खाते हैं तो पारसी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि अगर आप अपने डेड बॉडीज को मतलब जो भी आपके फैमिली में डेड हुआ है उसकी बॉडी को अगर आप वल्चर तक पहुंचा रहे हैं तो जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो मतलब उनका जो एक पूरा का पूरा रिचुअल है वो इसी तरीके से चलता है। अब अगर मान लीजिए ये वल्चर्स नहीं होंगे तो फिर इनकी कम्युनिटी में जो ये डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज होता है वो कैसे होगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। इसके बाद वल्चर जो है दे आर द प्राइमरी रिमूवर्स ऑफ कैरियन इन इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है, इंडिया और अफ्रीका में जो कैरियन होते हैं उसके प्राइमरी रिमूवर्स भी कौन है? वल्चर्स ही हैं। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि अगर वल्चर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए विदाउट वल्चर्स क्या होगा। इक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्कैवेंजिंग स्पीशीज विल बी अफेक्टेड। जो बाकी स्कैवेंजिंग स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है वो क्या होगा? वो प्रभावित होगा, इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ जो प्यूट्रीफाइंग कैरकेसेस है उनमें क्या होगा? वो बढ़ते चले जाएंगे। मैंने आपको भी बताया कि अगर ये कैरकेस के ऊपर जो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स हैं उनके ऊपर अगर फीड नहीं करेंगे तो उनकी संख्या क्या है? वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, इसके बाद मूवमेंट ऑफ फेरल डॉग्स इनटू द कैरकेस डंप्स इंक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक रेबीज एंथ्रेक्स। अब अगर मान लीजिए ये जो वल्चर्स हैं अगर ये डेड बॉडीज के ऊपर ये जो कैरकेस होते हैं उनके ऊपर अगर फीड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जो और तरीके के एनिमल्स हैं जैसे कि स्पेशली डॉग्स वगैरह हैं वो जाकर उस पर फीड करेंगे और उससे क्या है कि बीमारियां जो है रेबिक्स, एंथ्रेक्स, इस तरह की बीमारियां बढ़ेंगी। ठीक, इसके बाद जो पारसीज का एक ट्रेडिशनल कस्टम है, जो इनकी पारंपरिक एक कस्टम है कि प्लेसिंग द डेड इन द टावर्स ऑफ साइलेंस फॉर वल्चर टू फीड अपॉन विल बी इफेक्टेड। तो वही बात है कि इनका ये चीज नहीं हो पाएगी इनकी पारसी कम्युनिटी के लोगों की। ठीक है, इसके बाद लाइफ विल बी मच हार्डर फॉर लोकल हाइड एंड बोन कलेक्टर्स who rely on cleaned carcasses in order to earn a living। ठीक है, अब जो वहां के लोकल लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फिर वो बोन वगैरह को कलेक्ट करते हैं, उससे जो भी वो करें। ठीक है, तो अगर अब बोन कहाँ से मिलेगी? बोन कब मिलती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि बोन तब मिलेगी जब उसके बाहर का फ्लैश वगैरह जो है वो खा लिया जाएगा। अब अगर वो फ्लैश ही नहीं खाया जा रहा है तो फिर वो बोन्स कलेक्ट कहाँ से करेंगे? तो उन लोगों की लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आप समझ सकते हैं कि वल्चर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी शॉर्ट नोट्स पूछा जाए एग्जाम में, हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाए, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि वल्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, मेजर यही है कि कैरकेसेस के ऊपर फीड करते हैं तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पारसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ये रिलीजियस कस्टम है, ट्रेडिशनल कस्टम है कि जो इनकी डेड बॉडीज होती हैं उसके ऊपर इनको फीड कराया जाता है वल्चर्स को। ठीक है, उसके बाद ये बोन कलेक्टर्स वाला पॉइंट भी आप बता सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वल्चर सेफ्टी जोन्स की। अब ये वल्चर सेफ्टी जोन का जो कंसेप्ट है VSZ का, ये एशियन कॉन्टिनेंट के लिए यूनिक है, लेकिन इस तरीके का ही जो VSZ है वो यूरोप में और अफ्रीका में चल रहा है। ठीक है, वहां पर ये इन ऑपरेशन है। अब इसका एम क्या है? VSZ को डेवलप करने के पीछे एम ये है कि टू एस्टेब्लिश टारगेटेड अवेयरनेस एक्टिविटीज सराउंडिंग 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ वल्चर्स कॉलोनीज सो दैट no diclofenac or the veterinary toxic drugs are found in cattle carcasses, the main food of vultures, to provide safe food। यानी कि जो मेन एक ये वल्चर सेफ्टी जोन बनाने का जो एक मेन टारगेट है, जो एम है, वो ये है कि इस तरीके का हमें एक एरिया बनाना है जहां पर वल्चर की कॉलोनीज से 150 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसा एरिया होगा कि वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर डाइक्लोफेनाक या फिर और कोई भी वेटनरी टॉक्सिक ड्रग जो है वो नहीं पाई जा रही है। यानी कि मेन बात यह है कि इनको सेफ फूड प्रोवाइड करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक, अगला है VSZ इज स्प्रेड अराउंड सेवरल 100 किलोमीटर्स कवरिंग द जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वहां पर, साथ ही साथ दुधवा एंड कतरनिया घाट फॉरेस्ट रिजर्व इन यूपी विच इज एडजॉइनिंग द इंडो नेपाल बॉर्डर। और नेपाल में जो है इस तरीके का जो VSZ है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है इंडियन बॉर्डर्स में। ठीक है, अब ये VSZ क्या करेगा? VSZ क्या होता है ये तो आप समझ गए। ठीक है ना, अब ये VSZ क्या करेगा? VSZ में मेन चीज तो मैंने आपको यही बताई। पहली बात तो यह है कि a safe source of food that is free of contamination from veterinary drugs, poisons and other agricultural chemicals। तो ये चीज को मेन सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा कि इन तरीके के जो इनको फूड मिल रहा है वो कैसा हो, वो सेफ हो, यानी कि उसमें कोई भी इस तरीके के टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह जो है वो नहीं है। ठीक,
extra food close to the breeding colonies. This helps to increase their breeding success by improving the survival chances of the young vultures. ठीक है, जो young vultures हैं उनके लिए वहां पर और ज्यादा फूड की व्यवस्था करने की बात है, जो ब्रीडिंग कॉलोनीज वगैरह है वहां पर. ठीक है, एडिशनल फूड जैसे कि बोन फ्रेगमेंट्स विच कैन बी सप्लाइड टू द ब्रीडिंग बर्ड्स, ये इनको देने की बात है. रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज को कम करने की बात की जा रही है यहाँ पर. अ प्लेस फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी द बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ दीज थ्रेटेंड स्पीशीज. तो इस तरीके के जो थ्रेटेंड स्पीशीज है, यानी कि जो खतरे में जो प्रजातियां हैं, उनको लेकर, उनकी बायोलॉजी को लेकर, उनकी इकोलॉजी को लेकर जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो पढ़ सकें, उसके बारे में वो लोग रिसर्च कर सके, तो उनके लिए भी एक प्लेस प्रोवाइड करेगा या VSZ. ठीक है. एन अपॉर्चुनिटी टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वल्चर कंजर्वेशन एंड टू रेज फंड, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है. और वल्चर कंजर्वेशन की बात की जा रही है और साथ ही साथ फंड्स को रेज करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है. ठीक है. अगला है एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इको टूरिस्ट टू ऑब्जर्व दीज मैग्निफिसेंट बर्ड्स. वहां पर इको टूरिस्ट भी जो है वो क्या होगा, मतलब टूरिज्म जो है वो इकोलॉजी के साथ जोड़कर उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बनाया जाएगा, ताकि इन मैग्निफिसेंट बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए वहां पर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, टूरिज्म हो. ठीक है. तो जोन्स की अगर हम बात करें तो जोन बिटवीन उत्तराखंड टू नेपाल विच स्पैन्स फ्रॉम कॉर्बेट टू कतरनिया घाट, अ तराई बेल्ट कवरिंग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर विल बी एयरमार्क्ड एज वल्चर सेफ जोन. ठीक है. स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट बैक्ड वल्चर्स आर फाउंड इन दिस एरिया विच इज अ मार्शी ग्रासलैंड सवानाज एंड फॉरेस्ट. ठीक है. तो वहां पर ये सारी की सारे जो बात है वो बनाने की बात की जा रही है. सिमिलरली एक बेल्ट है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो, जैसे आसाम के डिब्रूगढ़ से लेकर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ लखीमपुर तक, विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड एज अ वल्चर सेफ जोन वेयर स्लेंडर बिल्ड एंड वाइट बैक्ड स्पीशीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड. और तीसरा जोन जो है वो सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में बनाने की बात की जा रही है, कवरिंग छत्तीसगढ़, जहां पर वाइट बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो है वो पाई जा रही है. ठीक है. तो यहां से आप बेसिकली एक तो ये एरिया याद रख सकते हैं कि VSZ कहां पर है, और साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें से कौन से एरिया में कौन सी वल्चर जो है वो ज्यादा पाई जा रही है. ठीक है. अब व्हाट हैव टू बी डन, तो डाइक्लोफेनेक फ्री जोन्स बनाने की बात की जा रही है. मेंट द कंप्लीट रिमूवल ऑफ डाइक्लोफेनेक इन द आइडेंटिफाइड वल्चर सेफ जोन, दैट इज प्लेसेस वेयर वल्चर कॉलोनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड. ठीक है. तो यानी कि मेन बात वही है, सेफ फूड प्रोवाइड उनको तभी किया जा सकता है जब उन एरियाज को डाइक्लोफेनेक से क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए. ठीक. इसके बाद वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाने की बात है. अभी वल्चर रेस्टोरेंट क्या है इसको समझेंगे. एट दिस रेस्टोरेंट, ये बेसिकली कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहां पर आप और हम खाना खाने जाते हैं. ठीक है ना. ये रेस्टोरेंट बेसिकली एक एरिया है, एक बड़ा सा एरिया है जहां पर क्या होगा कि वल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. ठीक है. यहां पर जैसे लिखा है कि टेबल्स आर रिजर्व्ड ओनली फॉर द यूनिक एंड रेयर वल्चर्स बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो इसको समझेंगे कि टेबल्स आर रिजर्व्ड का मतलब है, टेबल्स आप समझ सकते हैं कि कोई लार्ज एरिया है. ठीक है. टेबल मतलब मैं वही कह रहा हूं कि जैसे आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराते हैं, वैसे टेबल ये नहीं है, क्योंकि वल्चर्स किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाएंगे. ठीक है. तो इसको समझेंगे कि वल्चर रेस्टोरेंट का मतलब क्या है. अब इसका एम क्या है, क्यों बनाने की बात की जा रही है. कंजर्व द फास्ट ड्विंडलिंग वल्चर पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको बचाने की बात की जा रही है. अब क्यों बचाना है, वल्चर की जरूरत क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है. एज अनकंटेमिनेटेड फूड शॉर्टेज इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वल्चर्स डिक्लाइन, these scavengers will be fed by serving diclofenac free carcasses of cattle through restaurants. अब वहां पर बेसिकली क्या होगा, इनको खाना खिलाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम रेस्टोरेंट रखा गया है. ठीक है. और खाना कैसा है, जो कि डाइक्लोफेनाक फ्री होगा. वहां पर डाइक्लोफेनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइक्लोफेनाक की वजह से ही इनको जो है मेन प्रॉब्लम देखने को मिली है. ठीक है. अब VR जो है दैट इज वल्चर रेस्टोरेंट इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन सिटू कंजर्वेशन is having dual benefits to vultures and to our society. ठीक है. तो इसमें क्या है कि लोकल कम्युनिटीज का भी जो रोल है वो रहेगा. इन सिटू टाइप का कंजर्वेशन है. इन सिटू का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, दैट इज दी ऑन साइट. ठीक है ना. ऑन साइट कंजर्वेशन इसका हम कर रहे हैं, तो उससे वल्चर्स को भी फायदा है और साथ ही साथ जो सोसाइटी है उसको भी फायदा हो रहा है. पीपल इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ एन एनिमल
in their village and the department tests the dead animal for the presence of diclofenac, or in their absence the department pays monetary benefits to the owner of the animal and informer transports it to the vulture restaurant। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, कोई इस तरीके का एरिया है जहां पर कोई लोग रहते हैं, उनके पास कोई एनिमल है। अब उनका एनिमल अगर मान लीजिए मर जाता है तो वो क्या करेंगे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके फिर ये चेक करेगा कि क्या उस डेड एनिमल में डाइक्लोफेनाक है या नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें डाइक्लोफेनाक नहीं पाया जाता है तो फिर उसको वो क्या करेंगे, वो जो ओनर होगा, एनिमल का जो ओनर है, जो मालिक है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि कुछ पैसे वगैरह देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको वल्चर रेस्टोरेंट में वो ले जाएंगे। मतलब दैट इज बेसिकली द सेफ फूड। वो डाइक्लोफेनाक फ्री है तो वो सेफ फूड बन जाएगा किसके लिए, वल्चर्स के लिए। तो फिर उसको वहां ले जाके वल्चर्स को उस पर फीड कराया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, whenever a vulture nesting is found, conservation measures like providing safe food near nesting trees, constant protection from all sorts of disturbances etc. are put in place without delay। तो वल्चर रेस्टोरेंट में बेसिकली यही बात है कि इनको मेजर चीज यही है कि सेफ फूड, डाइक्लोफेनाक फ्री फूड खिलाने की बात की जा रही है। अब इससे बेनिफिट्स या फायदे क्या होंगे, कंजर्वेशन ऑफ वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम वल्चर की पॉपुलेशन को कंजर्व कर रहे हैं तो वल्चर की पॉपुलेशन क्या होगी, खत्म नहीं होगी, तो एक्सटिंक्ट नहीं होगी, यानी कि विलुप्त नहीं होगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है कंजर्वेशन में। इकोनॉमिक इंसेंटिव टू लोकल कैटल ब्रीडर्स। अब वही बात है कि जब अगर वो मर जाते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे, तो उनको भी इकोनॉमिक इंसेंटिव मिल रहा है। फेजिंग आउट द यूज ऑफ डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक के यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे कम कर रहे हैं। अवेयरनेस हो रही है इसके थ्रू, डाइनिंग स्पॉट्स बन रहे हैं। डाइनिंग स्पॉट्स मतलब वही वल्चर रेस्टोरेंट तरीके से, ठीक है। अब कहाँ पर है, पंजाब में अगर हम बात करें तो कैथलौर, चंडोला एंड चमरौर में। महाराष्ट्र की बात करें तो गढ़चिरौली, थाने, नागपुर, नासिक और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इन सारे के सारे जगहों में इस तरीके के जो वल्चर रेस्टोरेंट्स हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ब्रीडिंग सेंटर्स की बात कर लेते हैं तो वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट पिंजौर, हरियाणा में 2001 में बनाया गया है। एंड रानी गुवाहाटी असम एंड अनदर वन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट बुक्सा वेस्ट बंगाल इन 2005। तो इस तरीके के ब्रीडिंग सेंटर जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, ठीक है। जो CZA है, दैट इज योर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज आल्सो कमिटेड फॉर सपोर्टिंग 4 सच सेंटर्स इन द जूज एट जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद एंड भुवनेश्वर इन 2006 एंड 2007। वहां पर भी इस तरीके की चीजें जो है वो बनाई गई हैं। दो द ब्रीडिंग फैसिलिटीज हैड स्टार्टेड सम ईयर्स बैक, इट टेक्स टाइम फॉर द रिप्रोडक्शन अमंगस्ट वल्चर्स। बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप तो समझ सकते हैं कि आपको लग सकता है कि ये तो एक बर्ड है, ये बहुत जल्दी मतलब पैदा हो सकती है, उड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वल्चर्स में जो रिप्रोडक्शन है उसमें टाइम लगता है। जो यंग वल्चर्स हैं उसमें एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स टू फ्लाई, यानी कि एक छोटा कोई वल्चर जब पैदा होता है बच्चा तो उसको उड़ने में 4 से 5 साल लग सकता है। तो इसको जो है इसका प्रॉपर ब्रीडिंग सेंटर बनाना जो है इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। इसके बाद वल्चर को कंजर्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, हालांकि आप लोग सब अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम समराइज कर लें तो जो वेटनरी ड्रग है डाइक्लोफेनाक, उसको बैन कर दिया गया है बाय द इंडिया एंड नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एक मेलॉक्सीकैम, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, इसको प्रमोट किया जा रहा है रिप्लेसमेंट के तौर पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है 2006 में ऑन वल्चर कंजर्वेशन। द एक्शन प्लान प्रोवाइड्स फॉर strategies, actions for containing the decline of vulture population through ex situ and in situ vulture conservation, ठीक है। इसके बाद जो वाइड बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, इनके प्रोटेक्शन स्टेटस को शेड्यूल 4 से जो है अपग्रेड कर दिया गया है शेड्यूल 1 में। किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, हालांकि इस एक्ट को हमने पूरा डिटेल में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो शेड्यूल्स हैं उनमें शेड्यूल 1 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी कि अगर आप इस के जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो भी स्पीशीज वगैरह है उसको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान वहां पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है कि जो वाइड बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स हैं इनको शेड्यूल 4 से अपग्रेड कर दिया गया है शेड्यूल 1 में, ठीक। वल्चर सेफ्टी जोन दैट इज VSZ बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। वल्चर रेस्टोरेंट साइट्स बनाने की बात की जा रही है, हमने देखा भी कि महाराष्ट्र में और पंजाब में बन भी चुके हैं। वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी जो है वो पंचकुला में बनाई गई है। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड टू सेट अप वल्चर केयर सेंटर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर, ठीक है। ये बनाने की बात इनके लिए की जा रही है।
captive breeding centers have been established to secure healthy birds from the wild for breeding in captivity for the purpose of conservation and future release. ठीक है, captive breeding centers बनाने की बात है. Awareness raising activities targeting various groups such as veterinarians, pharmacists, school children, government agencies, conservation partners एंड लोकल कम्युनिटीज आर बीइंग ऑर्गेनाइज रेगुलरली. मतलब वही बात है कि पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता जो है इसको लेकर बात की जा रही है. इसके बाद इंडिया का रोल क्या है कंजर्वेशन में अगर हम बात कर ले तो IUCN जो है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पर इंडिया ने 2004 में एक मोशन मूव किया था वल्चर कंजर्वेशन को लेकर, which was accepted in the form of the IUCN resolution which called upon GIPS vulture range countries to begin action to prevent all uses of diclofenac in veterinary applications and establishment of IUCN South Asian Task Force under the auspices of the IUCN and range countries to develop and implement national vulture recovery plans including conservation, breeding and release. तो ये सारी की सारी बातें जो है वो IUCN का जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जो इंडिया ने मूव कराया था 2004 में, उसके तहत किया गया है कि डाइक्लोफेनेक के यूज को एज अ वेटनरी में हम लोग जो है इसका यूज नहीं करेंगे. पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कंजर्वेशन, ब्रीडिंग और रिलीज करने की बात भी जो है वो वल्चर्स को यहां पर की जा रही थी. ठीक है, इसके बाद सेविंग इंडिया एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन. इट इज अ कंसोर्टियम ऑफ लाइक माइंडेड रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस created to oversee and coordinate conservation, campaigning and fundraising activities to help the plight of South Asia's vulture. तो South Asia's के vultures को लेकर ये चीज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद to save the 3 species of gyps vulture. कौन कौन से हैं? ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर या फिर जिसको व्हाइट रम्ड वल्चर बोलते हैं. देन वी हैव लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड. तो ये 3 स्पीशीज के नाम तो आप बहुत ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार आप देख रहे हैं कि यहां पर आ रहे हैं. ठीक है, अब इनकी जो कंजर्वेशन वगैरह है उसमें और कौन कौन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स कौन कौन है? बर्ड कंजर्वेशन नेपाल, देन वी हैव BNHS दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे दैट इज फ्रॉम UK, नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन नेपाल एंड रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स UK. ठीक है, एशिया का जो पहला जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है वो पिंजौर में लॉन्च किया गया है. 2 हिमालयन ग्रिफिन्स जो हैं उनको रिलीज किया गया था इनटू द वाइल्ड फ्रॉम द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट पिंजौर. ठीक, हिमालयन ग्रिफिन जो है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेसिडेंट जिप्स स्पीशीज ऑफ वल्चर बट इज नॉट इंडेंजर्ड. ठीक है, ये उससे संबंधित है. हिमालयन ग्रिफिन जो है वो जिप्स स्पीशीज जो है उनसे क्लोजली रिलेटेड है लेकिन एंडेंजर्ड नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है. और इससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट में आप लोगों ने जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, आप कोई करंट अफेयर्स कहीं से कवर कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको कुछ भी इस तरीके की चीज़ जो है वो मिलती है इससे रिलेटेड तो वो आप ज़रूर यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा. मैंने आपको बेसिकली जितना भी पार्ट बुक में जो आपका दिया हुआ था वो चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझा दी है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये तीसरा पार्ट था रिलेटेड टू द वल्चर्स ये कंप्लीट होता है. आगे आने वाले पार्ट्स में 1 या 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उसमें हम लोग जो है बाकी जो और स्पीशीज हैं, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनके बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, चलिए. तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आइदर आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर भी अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं. इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर अपडेट किए जा रहे हैं सो दैट कि आप अपने इस सब्जेक्ट की जो पूरी तैयारी है वो हमारे साथ कर सकें. हमारी वेबसाइट के थ्रू कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में. इसी चैप्टर को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 या 2 पार्ट में. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.